इस विषय के अंतर्गत बच्चों हम तीसरा भाग देख रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है अनोखे राष्ट्रपति और विषय है कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं। ठीक है, आप मेरे साथ में बने हुए मुझे मालूम है। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। ऐसा लगता है कि उनके शरीर में पूरा देश समाया हुआ, पूरा भारत बसा हुआ है, पूरे भारत के लोग हैं, ऐसा उनके शरीर की विशेषता है। अतः उन्हें देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति का स्मरण हो जाता ही है, याद हो ही जाता है, और वो अनुभव करने लगता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल का है, इतना बढ़िया है कि वो कभी आंखों से ओझल नहीं होता। आकृति तथा वेशभूषा, उनका पहनावा, लिबास सामान्य ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करती है। उनका शरीर ऐसा लगता है कि वो भारतीय कृषक के समान ही है, सामान्य व्यक्ति का वास है उनमें। कोई उतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी, एक देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो सामान्य कृषक है, सामान्य किसान है, ऐसा लगता है। वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रतिभा है उनमें बुद्धि, उनमें प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती है। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। ये देखिए उनका व्यक्तित्व कितना है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखती है कि वो सामान्य किसान का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पीछे का भाव यहाँ पर बता रहे हैं कि वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, एक विशाल व्यक्तित्व है। इतने सामान्य, इतने बड़े पद पर आसीन है, फिर भी वो सामान्य व्यक्ति लगते नहीं है। यहाँ पर रहन सहन युग्म शब्द है, यहाँ पर साथ साथ युग्म शब्द है। सामान्यता प्रत्यय शब्द है, ता प्रत्यय है, यहाँ पर भी ता प्रत्यय है। ये देखिए ता प्रत्यय है, विशिष्ट मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। तो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उपसर्ग शब्द के सामने लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास ही हो जाता है। अचानक उनके भाई का भी स्मरण होता है। उनके साथ में उनका एक भाई था जो निजी सचिव थे उनके। जब मौजों में से, अब यहाँ पर मजेदार बात देखिए, लेखिका की दृष्टि कहां तक गई। वो क्या कर रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति को वर्णन कर रहे हैं। वो उनकी लेखनी कहां तक जाती है, वो कहां तक सोचते हैं। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती है, जब जूते के तले पैर के तलवे के गवाक्ष बनने लगते हैं, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगते हैं, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते हैं। चक्रधर क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े जो है फटे पुराने, खासकर मोजे, और वो ऐसे लगते हैं कि किसी ने दिए हुए हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको सहज कर रखना चाहिए। उन्होंने वर्षों तक, वर्षों बहुवचन, इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर दिया है और अपने आप को कृतज्ञ मान लिया। राजेंद्र बाबू के वो पुराने कपड़े क्या कर रहे हैं, पहनते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इतने महान व्यक्ति के वो कपड़े पहनते हैं। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। यहाँ पर लेखिका क्या करती है, चक्रधर एक शिष्य है और गुरु क्या है, राजेंद्र बाबू है, एक स्वामी है, एक सेवक है। ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। देखिए फटे हुए मोजे है। चक्रधर स्वामी का भी वर्णन यहाँ पर, जो चक्रधर है उनके निजी स्वामी, निजी सचिव, उनके जो चचे भाई है रिश्ते में, उनका भी वर्णन लेखिका कर रहे हैं।
राजेंद्र बाबू के निकट यानी नजदीक संपर्क में आने का अवसर मुझे ईस्वी सन 1937 में मिला। लेखिका यहाँ पर संस्मरण लिख रही है, लेकिन वो कब का संस्मरण है? 1937 का, जब उस समय भारत गुलाम था। जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू, और वो कहां पर आए थे? महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन में, प्रयाग यानी बनारस, वाराणसी, वहां पर महिला विद्यापीठ में राजेंद्र बाबू आए हुए थे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं। 2 बार यहां पर उनकी भेंट होती है। पहले क्या होता है, वहां पर पटना की जगह पर मुलाकात होती है, पटना रेलवे स्टेशन पर, और दूसरी जगह प्रयाग में क्या उनकी मुलाकात होती है। 2 जगहों पर देखकर उन्होंने उनका वर्णन किया है। और उनका परिवार संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, और पोत्रियां कितनी हैं? 15-16 पोत्रियां हैं राजेंद्र बाबू की, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में जहां पर लड़कियां रुकती है, रहने की जगह है, पढ़ाई करने की जगह है, वहां पर छात्रावास कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहेंगे हॉस्टल। विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सके। महादेवी वर्मा के ध्यान में आ गया, क्या ध्यान में आ गया? कि उनके परिवार की कुछ पोत्रियां हैं, उनकी अगर मैं मदद कर सकूं तो कैसा रहेगा? उनकी विद्या हो सकती है, उनकी पढ़ाई हो सकती है। ये देखिए चित्र, महादेवी वर्मा और उनके पोत्रियां जो उनको क्या है, उनके पढ़ाई से संबंधित बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहले बड़ी फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में, मेरी रक्षा में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहते। बच्चों की जब याद आती है तो उनके सगे संबंधी उनको देखने के लिए प्रयाग आते थे। तभी राजेंद्र बाबू की सधर्मनी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। राजेंद्र बाबू की सधर्मनी यानी उनकी पत्नी लेखिका महादेवी वर्मा राजेंद्र बाबू की पत्नी का भी वो जिक्र कर रहे हैं। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्र थी, भारत देश की बेटी थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। उनकी पत्नी का यहाँ पर क्या है, जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में लेखिका बता रही है। अब आगे देखिए, ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया। राजेंद्र बाबू का जब विवाह हुआ तो उस समय क्या था, बचपन था, उनके बचपन में शादी होती थी। ये देखिए उनकी पत्नी सधारिणी, और यहाँ पर एक चित्र है बालिका वधू का। आपको मालूम होगा उस समय 14-15 साल की उम्र में बच्चों का विवाह होता था, छोटे उम्र में। उन्हें कहा जाता है बालिका वधू। बालिका वधू के रूप में राजेंद्र बाबू के घर में उनकी पत्नी आई थी। सम्राट जमींदार परिवार के अनुसार उन्हें घंटों फिर सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। एक ऊंचे कुल की लड़की थी और परंपरा को निभाए वो क्या करते थे, उनके नीचे सिर ऐसा नीचे रखना पड़ता था, ऐसा घूंघट रहता था, ऐसा घूंघट रहता है और ऐसा नीचे सिर करके रहना पड़ता था, ताकि परंपरा थी उस समय की। परिणाम तो क्या हो गया इसका, उनके रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी। उस समय का वातावरण कैसा था और आजकल का वातावरण कैसा है, वो ऐसे नीचे रखते थे और घूंघट रहता था। और जो रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रीढ़ की हड्डी रहती है, अगर ये सीधी रही तो हम सीधे रह सकते हैं, तो वो हमेशा ऐसे रहती थी। तो जब वो युवती होगी, जवान होगी, बड़ी होगी, फिर भी वो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रही, ऐसी झुकी की झुकी ही रही। यहाँ पर लेखिका ने इसका वर्णन किया है। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए और रुकते हैं, अगले वीडियो के साथ में फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।